बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 में हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ के साथ आगाज़ करेंगे कि अल्लाह ताला हम सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, हमें आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज सैटरडे है, वीकेंड हमारा है। वैसे बच्चों की तो छुट्टियाँ चल रही हैं, तो आप अपना वीकेंड पेरेंट्स की क्योंकि ऑफ होती है सैटरडे संडे, बहुत सारे लोगों को सैटरडे की भी ऑफ होती है, तो वीकेंड अपना अच्छे से प्लान करें, बच्चों के साथ अच्छा वक्त गुजारें, बाहर जाएँ। खाना खाने की तो मैं नहीं कहूँगी, जिस तरह की खबरें हम आपके साथ डिस्कस करते रहते हैं, खाना भी खाएं, अच्छी जगह से खाएं, इसके साथ साथ मूवीज़ देखें, अच्छा टाइम स्पेंड करें जी। बच्चों की वैसी छुट्टियाँ चल रही हैं, सर्दी से भी बचने के लिए अच्छा अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें। हमने प्रोग्राम के आगाज़ की तरफ जाने, आज की खबरों से हम आगाज़ करेंगे। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, शाहिद सिप्रा साहब, आमिर रज़ा खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जब आप लोग इकट्ठे होते हैं ना, तो मुझे आप लोगों की वो वाली जोड़ी याद आ जाती है। कौन से वाली? प्रोग्राम वाली जोड़ी भी, और वो एक जो प्रोग्राम आपका वो वाला हुआ था, बकरे वाली हाँ, जोड़ी, वो और एक स्टेज वाली भी। एक स्टेज वाली जोड़ी याद आ जाती है। स्टेज वाली जोड़ी से क्या वो ज्यादा भंड कह रही है, तू खुश हो रहे हैं। मैं उन्हें तो मुंह करवाना चाह रहा, कहना नहीं चाह रही, मैं क्या स्टेज वाली जोड़ी के बारे में मैं कहना नहीं चाह रही थी, अब आपने खुद ही कह दिया। तो कहना आप यही चाह रहे हैं। अमेजिंग थी, अमेजिंग। हमेशा उस रोल में आप बहुत जबरदस्त परफॉर्म करते हैं, वाकई बहुत जबरदस्त करते हैं। खैर, अब उस बात में गए तो बातें आगे निकल जानी है, क्योंकि खबरें हमारे पास बहुत बहुत बड़े मसाइल हैं, और इन बड़े मसाइल को हाईलाइट करने वाले भी हमारे साथ बैठे हैं, मुतासरीन भी साथ बैठे हैं। हम सबसे पहले आ जाते हैं जी, सर्दी की शिद्दत जैसे जैसे बढ़ती चली जा रही है, बार बार चूल्हा चलाना, दिन में मेरे ख्याल से पता नहीं कितनी दफ़ा मैं ये प्रैक्टिस करती हूँ, मेरी तरह बहुत सारे लोग ये प्रैक्टिस करते होंगे, और मैं तो चाय पीने को तरस जाती हूँ। ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्या होने जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मौसम सरमा जब भी आता है, कहता है गैस प्रेशर डाउन होना, ये मामूल की बात है, होता भी है। हम पिछले 2-3 साल से इस बात को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि गैस का जो कुदरती गैस है उसका मुसलसल कम होना, फिर LNG की बुनियाद पर गवर्नमेंट के पास टैरिफ ना होना, फिर LNG आप डोमेस्टिक सेक्टर को देते हैं उसकी वापसी ना होना, ये बहुत सारे 3-4 पेचीदा मसाइल हैं जो गवर्नमेंट के सामने एक अज़दहा की सूरत हाल अख्तियार कर चुके हैं। गुफ्तगू के अंदाज से, स्टार्ट से मैंने अंदाजा ये लगा लिया खैर की खबर कोई नहीं। देखें, जब घर में चूल्हा नहीं जलेगा ना, तो फिर खैर की खबर नहीं है। मैं उनके साथ कभी भी नहीं खड़ा हो सकता कि जो आपकी बेसिक यूटिलिटी है, जो आपकी बुनियादी ज़रूरत है, अगर वो आपके घर तक नहीं पहुंचा पा रहा, सही बात है, चाहे सुई नॉर्दर्न है, चाहे कोई और कंपनी है, चाहे आप पानी का ले लें, बिजली का ले लें, जो भी चीज़ ले लें, अगर वो कलेक्शन तो हम लोगों से वो बिलों की सूरत में कर रहे हैं, उसमें टैक्सेस भी शामिल है जो हम लोगों से कलेक्ट हो रहा है, लेकिन अगर नहीं मिल रही तो ये टोटली उनका फेलियर है। बिल्कुल। अच्छा, अब आ जाते हैं कि कुदरती गैस का कम होना, जो माजी में हुआ, CNGs लगे, उसके बाद सारी चीजें हों, पुरानी बात उसी ने वही आज कंटिन्यूटी है, उसी का तसलसल है कि आज हम कुदरती गैस के कुछ ऑल्टरनेट नहीं कर सकते, हमारे पास नहीं है ना, हमने ढूंढा ही नहीं है। अगर हम लोग ढूंढते और ज़खायर हमारे सिस्टम में ऐड होते, यही होते। हमने इस बात पे तकिया कर लिया कि कतर से हम लोग इंपोर्ट करेंगे, LNG इंपोर्ट होगी, आपका बड़ा जो सेक्टर है इंडस्ट्रियल सेक्टर उसको वो देंगे, और डोमेस्टिक सेक्टर मौसम गर्मा में तो कुदरती गैस पूरी हो जाती है, लेकिन सरमा में हमारे पास वो पूरी नहीं होती। उसके बराह रास्त जो आप मुतासरीन का जिक्र कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे कंज्यूमर, मैं कहता हूँ हज़ारों की तादाद में ऐसे कंज्यूमर होंगे जो रोज़ाना इस बात से मुतासिर हो रहे हैं कि उनके घर में गैस मौजूद नहीं। गो के विफाक की हदायत की रोशनी में SNGPL ने एक शेड्यूल बना रखा है कि सुबह आपके नमाज के बाद आपके घर में गैस आना शुरू होगी, 9-9:30 बजे तक मिलेगी, फिर 12-12:30 बजे बंद होगी, फिर ऑन होगी, फिर 2 बजे तक कढ़ाई तक मिलेगी, फिर शाम के औकात में आपको मिलेगी। लेकिन इस औकात कार में भी अगर गैस नहीं मिल रही, नहीं पहुंचा पा रहे, तो ये फिर किसकी नाक़िस हिकमत अमली है? ये आपकी SNGPL की भी है। और विफाक इसमें क्या चाह रहा है? देखें, विफाक पे अरबों रुपए का बोझ क्यों बन रहा है? हम लोग LNG के साथ मिक्स गैस इस्तेमाल कर रहे हैं, टैरिफ चेंज नहीं हो रहा, गैस हमने जला ली, पैसे गवर्नमेंट को वापस नहीं मिल रहे, वो सर्कुलर डेट की सूरत में बढ़ती जा रही है। मेरा क्या कसूर है? आपका ये कसूर है कि आप यहाँ पे बसते हैं, आपने यहीं से कनेक्शन ले रखा भाई, है, मैं तो आप बिल्स अदा कर रहे हैं, आप टैक्सेस की सूरत में अदायगी कर रहे हैं। मुझे लगता है आसपास वालों ने लगाया हुआ कंप्रेसर। मैं तो जो आप टाइमिंग शेड्यूल बता रहे हैं, कंप्रेसर पे मैं 1 मिनट, सॉरी आपकी बात का, कंप्रेसर पे मेरा बड़ा सीधी बात है
कि कंप्रेसर सारिफ उस वक्त चलाता है जब आप गैस नहीं पहुंचाते। SNGPL इसको गैर कानूनी कह ही नहीं सकती। आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ कंज्यूमर, मैं बताता हूँ ना, मैं बताता हूँ, एक सुने तो सही, मेरा राइट है नहीं है, नहीं लगाना ना, क्यों लगाए, मेरी बात सुने, अरे सुने तो सही ना, आप सुन नहीं ना पहले कह रहे हैं उस वक्त मैंने उसकी बात सुनने वाली है ना, आप बात तो सुन लें। SNGPL कहती है बेचारे दी घर भी कोई नहीं सुनता, तुम भी ना सुनो, ज्यादती हां देखो ना हुन फिर घर दी गल्लां इत्थे आ जाएंगे। तू गल कर रही है मैं तो ऐसे ही कह, वो ना छेड़े कंप्रेसर, अब घर तक जाएंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी, कोई नहीं सुनता, फिर मुश्किल हो जाएगी। फिर जिन्हें चूल्हा नहीं बालना उन्हें गैस नाल की ताल्लुक, जिन्हें रेडीमेड खानियां ने बेकरी तो लिया के तवे ते गरम करके उन्हें की तवे ते गरम होती है, गैस नहीं होती। सही बात है। अब वही बात, हम सीरियस नोट पे जा रहे हैं। SNGPL कहती है जी कंप्रेसर गलत इस्तेमाल हो रहा है। क्यों गलत हो रहा है जी? कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन हो रही है। मैं ये कहता हूँ, मेरा ये मानना है कि जब आपने कंज्यूमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम इस प्रेशर पे रख के आपको गैस देंगे, आप उस प्रेशर पे रख के गैस नहीं दे रहे, पहले तो SNGPL वायलेशन कर रही है, सबसे बड़ी SNGPL वायलेट कर रही है, तो कंज्यूमर मजबूरन उस चीज पे जा रहा है। आपने अपने लिए कोई तो रास्ता निकालना है। आप गैस दें, क्यों कोई अपनी जिंदगी दांव पे लगाएगा? क्यों बिजली का इजाफी इस्तेमाल करके उस मशीन को या कंप्रेसर को चलाएगा? देखें जब वो चलनी है तो एक चूल्हा नहीं उससे जलना, उससे इजाफी बिल भी आना है, मीटर की स्पीड भी बढ़नी है, मीटर टेम्पर्ड भी हो सकता है जो बाद में खमियाजा भी सारिफ को भुगतना पड़ सकता है। लेकिन ये सारी चीज, इसका सारा मलबा कंप्रेसर चलाने का मैं SNGPL पे डालता हूँ। वो जो मर्जी कह ले कि ये अगर भाई कॉन्ट्रैक्ट आपने किया था, आप प्रेशर अपनी बात पे पूरा नहीं उतरे तो सारिफ ने दूसरा रास्ता निकाला। अब मेरे साथ ये होता है कि गैस आने का भी जो टाइम है ना, मेरे चूल्हा अगर ऑन करूं तो गैस की आवाज आ रही होती है, चूल्हा चलता नहीं है, बार बार मैं 10 दफा चला के देखती हूँ। और जब वो चल भी जाता है तो गैस का प्रेशर इतना कम होता है कि आपको 2 कप चाय भी जो है वो तकरीबन 2 घंटे में जाके ही मिलेगी। आसपास वाले लोग चला लेते कंप्रेसर। आपने अगर खाना भी बनाना है, यकीन माने अच्छी रोटी नहीं इस सीजन में खाई जा रही। आमिर भाई ये बात ठीक कह रहे हो, और सिप्रा ने जो कहा कि रेडीमेड फूड के, ये भी इसने बात भी की, तो मजबूरी तो यही है, और ख़ासकर वर्किंग वुमेंस की तो बहुत मजबूरी है कि उनकी टाइमिंग्स जो हैं ऐसी टाइमिंग्स हैं, जैसे आप अपनी मिसाल ही ले लें कि आपने सुबह जब निकलना है और उस वक्त के बाद आपने दोपहर के बाद जाना है तो आपको गैस अवेलेबल नहीं है, फिर आपको इंतजार करना पड़ेगा शाम तक का। और जो आप कहते हैं ना आवाज़ आती है, गैस नहीं आती है, इसका मतलब है आपकी पाइपलाइन के साथ किसी ने कंप्रेसर लगा रखे हैं, जिनको सिप्रा साहब कहते हैं कि ये जस्टिफाई इसलिए है कि SNGPL आपको उस प्रेशर पे गैस नहीं दे रही। लेकिन सिप्रा साहब की इससे पहले जो बात थी वो बड़ी अहम थी, वो ये थी कि LNG शामिल कर रहे हैं गैस के अंदर, और उसका टैरिफ जो है वापस हमें नहीं, गवर्नमेंट को नहीं मिल रहा। यही कहना आपने? गवर्नमेंट आपको महंगी गैस देकर भी वो टैरिफ नहीं ले पा रही है जो कि गैस की कीमतों में इजाफे का बायस बनेगी। ये महंगी गैस महंगी हो गई है और अभी मजीद महंगी होनी है। अच्छा, ये बात तो जहन, पहली बात तो ये रखें, 1965 में हमें ये सुई गैस मिली थी, सुई के मुकाम पर बलूचिस्तान में। 64 में हमने ड्रिलिंग शुरू की, 65 में हमें ये गैस मिली, और उसके बाद हमने इसको बेदरेग इस्तेमाल किया। इसका किया क्या, हमने इस कीमती चीज़ को, हमने इंडस्ट्री को कहा कि तू ले ला, तेरी शुगर मिल है, चला इनू गैस दे उत्ते, जो तेरा दिल करता टैरिफ दे दे। आमिर भाई इंडस्ट्री को आज भी वो मुश्किलें नहीं है जो घरेलू सारिफ को हैं। इंडस्ट्री को अब बड़ी मुश्किल हो गई है, अब उनका रेट इसको पूछें जरा, गैस चोरी कहाँ पर हो रही है, मैं बताता हूं। पूछ ले। फिर हमने क्या किया उसके बाद, अच्छा मैं इंडिया जितनी दफ़ा गया ना, इंडियंस अवाम के साथ मिलते थे ना, तो वो कहते थे यार तुसी बड़े खुशकिस्मत हो, तुहानू गैस लभदी। वहाँ नहीं थी, वहाँ है ही नहीं, ठीक, वो एरिया ही नहीं है गैस का, ना गैस का ना पेट्रोल का, हमारे यहाँ पे थी। अब मसला ये है कि हमने बेदरेग इसको इस्तेमाल किया, और इसको यहाँ तक इस्तेमाल किया कि अपनी गाड़ियों में पेट्रोल के बजाय इसको इस्तेमाल किया, और इंजन को भी तबाह किया जी बिल्कुल ऐसे, और अपनी इकॉनमी को भी तबाह किया, और घरेलू सारिफ के लिए हमने गैस जो है छोड़ी नहीं। उसके लिए बेचारे के लिए अब किसी किस्म की कोई गैस अवेलेबल नहीं है, और ये मुस्तकबिल में भी आपको अगर कहीं से कोई बड़ा ज़ख़ीरा मिल जाए तो मिल जाए, एक उसमें उम्मीद है हमारे पास। अगर हमें भी कतर की तरह, ईरान की तरह, क्योंकि हम भी उसी समंदर के किनारे पे वाक़या हैं, अगर हमें समंदर के अंदर से गैस मिल जाए, जो कि पिछले दौर में, तहरीक इंसाफ के दौर में, उससे पहले से ड्रिलिंग हो रही थी वैसे, अच्छा, 2 कंपनीज हम बदल चुके हैं, और इसके साथ साथ हमें पहाड़ों से भी अभी उम्मीद है कि वहाँ पे भी एक किस्म की गैस, काम करना है ना, इसको टाइट गैस कहते हैं, उस पर काम हो रहा है, या तो ना हो रहा है ना तो हम कहें कि नहीं हो रहा।
हमसे ज़्यादा कंसर्न गवर्नमेंट का है इस वक्त, लेकिन सारिफ कहाँ जाए? आपने कहा था मैं कहाँ जाऊँ। मैं तो बिल भी दूंगी ये ना, बहुत बड़ा मैं मसला तो है, बिल भी ये दूंगी बहुत ना। बड़ा मसला है और बिलों में आए रोज़ अब इजाफा होता चला जाएगा, क्योंकि LNG वाकई में हम कतर से या ईरान से या किसी से भी लेंगे, वो तो हमें इस भाव पे नहीं मिलेगी डॉलर पे जैसे आएगी ज़मीन में ना, हमें फ्री वो तो मिलती थी। ऐसे ज़मीन से निकाल कर ये वैसे ही है जैसे वो टूटी में आया हुआ पानी, हमें कुछ उसकी कदर नहीं है, हम उसको खोल देते हैं ना। और जो वो इतने से बोतल के अंदर 250 ml का पानी मिलता है 60 रुपए की बोतल, उसको हम उसका आखिरी कतरा था कि कहते हैं प्लास्टिक भी अंदर ही चला जाए, उसकी कदर नहीं है आज भी, क्योंकि वो आपकी काम वाली को आपने कहा कि बाहर फर्श तो हो गई, उन्हें नाली खोल ली सुट दी, ठीक है। उस तो बाद वो बाजी ने अपना अपना काम किया। उस तो बाद यही हमने गैस के साथ किया। हमने दूध दही की दुकानों को कहा कि आप वो बर्नर इस्तेमाल करें जो आम सारा दिन ही मतलब चलते पूरी रहते हैं। दुनिया में मतरूक है वो बर्नर, और उसको जलाए रखो। फिर हमने गीजर्स में अभी टेक्नोलॉजी आ गई कंप्रेस्ड उसकी गीजर्स की, लेकिन इसके बावजूद आप देखो किसी ने कन्वेंशनल गीजर के ऊपर पाबंदी लगाई। सिप्रा को बताएं, सिप्रा से पूछ लें, 1 से लेकर 25 गुना तक वो गैस ज़्यादा इस्तेमाल करता है। अच्छा, हमने किसी को रोका कि यार ये गीजर ना बनाओ? अब आमिर भाई अगर आप ये बातें कहने अब नहीं, ये देश बातें तो नहीं ना कह रहा इजाजत भाई, देती गवर्नमेंट कि ने आप रोकना एकदम था। से गीजर ही हाजी चेंज कर साहब ले। मेरी बात सुने, हाई साहब की बातों को मैं सेकंड करूंगा, उसकी वजह क्या है? देखें चीज़ें चेंज हो रही हैं। आपका ग्लोबल वार्मिंग की अगर बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, उसमें चेंजिंग आ रही है। हाई साहब जो बात कर रहे हैं ना कि आज अगर गीज़र आप जो गैस वाला अभी इस्तेमाल कर रहे हैं और जो उसकी जदीद टेक्नोलॉजी पे आया हुआ उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क, कम से कम 70 to 80% आप चाहे बिजली इस्तेमाल करें चाहे गैस इस्तेमाल करें, आप उसमें बचत कर सकते हैं। लेकिन हम लोग जाते क्यों नहीं है? हमारा जो माजी में हमने इंस्टॉलेशन की हुई हमने उसी पे ही रहना है, नई चीज़ पे जाना ही नहीं है। हम कहेंगे आप इस पैसे वक्त तो ज्यादा इलेक्ट्रिक लगेंगे। चूल्हे भी आ गए हुए हैं जी बिल्कुल, और बड़े अच्छे वो चूल्हे आए हुए हैं, लेकिन हम उस तरफ भी नहीं जा नहीं रहे। उस पे अब ज्यादा जिद्दत क्वांटिटी की में तरफ आपने खाना बनाना होगा, बन जाता है। चीजें बड़ी बन जाता आपसे है। किसने मैं कहा? आपको बताता हूँ, नहीं वो असल में ना वो होटल्स की बात कर, रेस्टोरेंट्स में देखा हुआ ना, घर कभी पकाई हुआ तो पता होगा। अब बात ये है कि वो वाला मसला भी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। सुई नॉर्दर्न की ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, उनकी ये टोटल जिम्मेदारी है। जो आपने कहा कि मैं क्या करूं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि आपको गैस फराहम करें। मुझे आज तक इस लॉजिक की उनकी नहीं समझ आई कि टेल एंड का एरिया है। टेल एंड क्या है कि मतलब जहाँ पे आपका पाइपलाइन तकरीबन खत्म हो रहा है वो ज्यादा इफेक्टिव में शामिल है, वहाँ मुतासरीन ज्यादा है। हमारे जो किसान भाई देख रहे होते हैं ना, उनको टेल का पता होएगा, हाँ जी, ये मतलब आखिरी एंड के कोने पे। कोने पे। अच्छा भाई, जो आपने आखिरी जो घर भी हो किसी नेटवर्क पे, तो उसको भी तो कनेक्शन आपने ही दे रखा है ना। बिल्कुल मैं उनके इस जवाब के साथ भी नहीं हूँ। जो आपने गैस चोरी का जिक्र किया, गैस चोरी किसी ने क्या करनी, इनका अपना बोसीदा सिस्टम सबसे ज्यादा गैस चोर है, जो लीकेजेस का बायस बनता है। सही बात है, जहाँ से गैस वो जो जाया होती आपकी है, गैस जाया हो रही है वो नहीं आपको फिर। वो उसके लिए एक प्रोजेक्ट अब 2 अरब सिर्फ लाहौर शहर के लिए मंजूर हुआ है, जिसपे अब काम भी हो रहा है। नेटवर्किंग दुआ करेंगे 1 साल के अंदर जो पाइपलाइंस हैं वो चेंज हो जाएं और कई किलोमीटर्स की वो लाइन है। देखें इस तरह के कोई स्टेप्स लेगा तो फिर चीज़ें आएंगी। अब बात है कि टेल एंड या किसी जगह पे गैस गवर्नमेंट ऊपर से प्रेशर देती है कि आप गैस का LNG को कम इंजेक्ट करें ताकि उसका पैसा वापस नहीं आना। जब वो इंजेक्ट थोड़ा सा खींचता है हाथ SNGPL, तो आप कंज्यूमर की चीखें निकलना शुरू हो जाती हैं। अब SNGPL दोनों जगह पे पिस रहा है। गवर्नमेंट चाहती है कि जो 300 के करीब 300 अरब के करीब गवर्नमेंट पे ये सिर्फ LNG के पैसे बोझ है जो SNGPL ने लेने हैं विभाग से। तो मुझे बताएं कि कब तक हम इंपोर्ट ऐसे करते रहेंगे और पैसे वापस नहीं देंगे ये। अच्छा, एक पॉलिसी आई थी वेकॉग, अब कुछ उस पर काम हो रहा है। सूबे उस पर मुत्तफिक नहीं हो रहे थे 18वीं तरमीम की वजह से। वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ गैस, बड़ा अच्छा फार्मूला है, मैं इसके साथ हूँ। अभी लोग शायद मुझे तनकीद का निशाना बनाएंगे, लेकिन हाई साहब मेरे साथ खड़े होंगे। क्या फार्मूला ये है कि हमारे पास जो नेचुरल गैस है, जो LNG है, इसको मिक्सचर करके एक टैरिफ बना दिया जाए, ठीक है, और वो टैरिफ आप डोमेस्टिक से लेकर इंडस्ट्रियल तक इम्प्लीमेंट कर दें। जिस तरह ऑलरेडी बिजली का है ना, हम विंड भी इसमें मिक्स कर रहे हैं, LNG जनरेशन भी कर रहे हैं, कोल भी कर रहे हैं, फ्यूल भी कर रहे हैं, आप पानी से जो बना रहे हैं वो, ये मिक्सचर टैरिफ बना के आप उसकी बिलिंग कर रहे हैं ना, टैरिफ ले रहे हैं। 18वीं तरमीम में सिंध क्या कहता है? सबसे पहले गैस सिंध में आई। सिंध कहता है कि 18वीं तरमीम के बाद सूबा सिंध में पूरी होगी गैस तो
केपी में जाएगी, पंजाब में जाएगी। केपी कहता है जी हमारी ज़रूरत पूरी होगी तो पंजाब में जाएगी। अब 2 सूबों से गुजरने के बाद पंजाब वास्ते तरह ही कुछ नहीं जाता है। ये चीज़ अल्टीमेटली हमें उस फार्मूले पे जाना है, उस फार्मूले पे बड़ा तेजी से काम हो रहा है। नहीं तो उस पे क्या होगा, टैरिफ उस पे क्या होगा मैं आपको बता, जो आज 200-300 रुपया बिल दे रहे हैं ना, इनको तकरीबन 2500-2600 पे बिल चला जाएगा। अच्छा फिर कदर भी होगी, 1 मिनट फिर कदर होगी। मैं आखिरी कदर आपको क्या गैस फरवानी से मिलेगी? मिलेगी फिर मिलेगी। देखे ना, फिर एलएनजी पे ये नहीं कहेगी गवर्नमेंट का आप हाथ खींच लें। उनको पता होगा कि एलएनजी सिस्टम में जा रही, टैरिफ में मौजूद है, हमने इसकी कॉस्ट वापस ले लेनी है कंज्यूमर से। अभी 200-300 नहीं आता, कम से कम बिल जो है 900 रुपया है। 900 रुपए, ये अगर 2500 भी हो जाए तो आपको वो सिलेंडर 1800 जो आपने सिलेंडर नया खरीदना है हर सीजन, मौजूदा जो आपका टैरिफ है इसमें 1800 का फर्क पड़ना है। ये जो कुदरती गैस की अयाशी थी ना, इसको हम कर चुके, हमारे बच्चों ने नहीं करना। बहुत परेशानी आने वाले टाइम, क्यों आने वाले टाइम में अगर तो आपको नए ज़हायर मिल गए, जिस तरह से ये कह रहे हैं सिंध में हो रही है ड्रिलिंग, खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों के अंदर भी है, मैंने टाइट गैस का जिक्र किया, उसकी भी ड्रिलिंग जारी है, उसकी भी काम हो रहा है। अगर तो वो मिल गई तो हमारे बच्चे कुदरती गैस के रेट पे ये करेंगे, लेकिन अदरवाइज़ आपको ईरान, कतर, बहरीन, यहाँ से आपको LNG खरीदना पड़ेगी। पूरी दुनिया खरीदती है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि नहीं, वैसे मुझे शायद सिप्रा साहब वाला फार्मूला भी बेहतर लगा है। नहीं, वो अच्छा फार्मूला है ना। जब आप टैरिफ बढ़ा देंगे तो गवर्नमेंट को क्या प्रॉब्लम है आपको गैस देने? को देखे ना, वो जिस पे इशू है कि LNG हम दे रहे हैं लेकिन पैसा वापस नहीं आ रहा ना, उसकी कॉस्ट नहीं वापस आ रही, तो जब वो आना शुरू हो जाएगी। अच्छा मैं ये भी कहता हूँ कि मैं LPG सिलेंडर कभी भी हक में नहीं हूँ। मैं ये कहता हूँ कि आपके मीटर के थ्रू आपके सिस्टम जो है गैस आनी चाहिए, पाइप से आनी चाहिए, पाइप से गैस आपके, वो आपकी सिक्योरिटी है, सेफ्टी है। मैं अभी भी आप 3000 की कर लें, देखें 2500-3000 पे बिल चला भी जाएगा, लोग दे लेंगे, लेकिन जो सिलेंडर वाला मसला है ये कोई आसान काम नहीं है। आसान काम नहीं है। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है काफी देर से, क्योंकि पिछले रमजान का मुझे याद है अफ्तारी सहरी के टाइम पे भी गैस का प्रेशर इतना कम होता था। तो अभी के लिए प्लान किया मैंने, ब्रेक के बाद आकर डिस्कस करना है, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। तो ये सिलसिला तो भी शुरू हुआ है, आगे धुंध जो है वो भी शिद्दत में आएगी। तो कब तक क्या हमारा पूरा ये सर्दियों वाला सीज़न और उसके बाद आगे माह मुबारक में, मुझे याद है सहरी और अफ्तारी के टाइम पे भी गैस का प्रेशर बहुत कम होता था। तो शायद सिप्रा साहब ये तब तक चलेगा मामला? इस दफ़ा भी अगर पिछले साल आप कह रही हैं तो फिर इस दफ़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि 10-12 दिन हम और विंटर में आ जाएंगे ना, थोड़ा और ठंडे सीजन में आ जाएंगे। ठीक है, अगर मार्च पूरा आपका जो रोज़े होंगे, फरवरी के एंड आखिरी जो है उसके बाद रोज़े स्टार्ट हो जाएंगे। इसका क्या मतलब है कि मार्च के पहले 2 हफ्ते में तो आपका वो ठंडक का एहसास रहेगा, आखिरी 2 हफ्तों में जाके कुछ कम होगा। उसमें हो सकता है कि हो, लेकिन ये पीक सीजन जो अभी आने वाला है, अभी जनवरी का आगाज़ और जनवरी ऑलमोस्ट सारा, और फरवरी के पहले 1-2 हफ्ते जो है उसके, ये पीक सीजन होता है, 1.5 माह कंसिडर किया जाता है, इसमें होता है। कोशिश ये करेंगे कि आपको गैस दें, लेकिन मैंने वही बात की है कि उसकी वजह से ये आ जाता है, अदरवाइज तो आपके पास गैस। अच्छा एक और बात भी बता दूं, हमें इस वक्त नुकसान क्या हो रहा है, गैस भी मौजूद है, हमारा कमर्शियल जो सारिफ है वो निकल रहा है, वो आपके SNGPL में 600 से 700 कनेक्शन ऐसे हैं जो उन्होंने मुनक़ता करवा दिए हैं। क्यों करवाए हैं? आप जो LNG जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो 3600 पे कर रहे हैं पर MMBTU, फी यूनिट का हिसाब लगा लें। ठीक है, आपको जो टैरिफ दे रखा है गवर्नमेंट ने कमर्शियल को, वो 3900 दे रखा है। अच्छा। भाई आप उनसे इंपोर्टेड गैस से भी महंगा आपने उनको टैरिफ दे रखा है, तो फिर जाहिर बात वो निकल रहे हैं। अच्छा वो जब निकल रहे हैं तो बल्क सप्लाई आपकी निकल रही है, आपके पास तो गैस पड़ी है, वाफर पड़ी है, वाफर पड़ी, वो किसको मिलेगी? आप घरों को देंगे तो बिलिंग नहीं होगी, कमर्शियल को दे रहे थे तो बिलिंग होनी थी, और वो कटवा के बैठ गए। आपके रेस्टोरेंट से बड़ी बड़ी चेन्स हैं जिन्होंने कनेक्शन कटवा दिए, वो एलपीजी पे चले गए, सिलेंडर्स पे चले गए, मुतबादिल सोर्स पे चले गए ना। जब वो मुतबादिल पे चले गए ये भी नुकसान हो रहा है। आज क्या हो रहा है SNGPL के साथ, जब वो 600-700 कनेक्शन निकल गया, उनकी रिकवरी उस तरह नहीं हो रही, आपको तो वो पैसा ही नहीं आ रहा, आपकी वो सेल ही नहीं हो रही, आपकी रिकवरी नहीं हो रही। आपने गैस है भी, ये ना ड्यूअल, असल में ड्यूअल काम है। आप हम घर से सोचते हैं चीजों को, आप SNGPL पर बैठकर सोचें कि वो इस वक्त वो किस परेशानी में है। साइड उनकी लेना, मैं साइड नहीं ले रहा, किसी की नहीं लेनी चाहिए साइड, कभी जिंदगी में नहीं, लेकिन हक बात कहने से टलना नहीं चाहिए। चाहे आपको लोग सही, उसने सही कहा था कि लोग शायद मुझे अब इस पे बुरा भला कहेंगे जब ये वीडियो चलेगी उस पे सोशल मीडिया पे, तो लोग कहेंगे यार
कि 2 दिन बैठ गए थे। नहीं, वो नुकसान समझ की में आने वाली बात है ना। समझ में आने वाली बात उस वक्त समझनी चाहिए थी कि हमें पता था कि हमारी जो कुदरती गैस है वो कब खत्म होने जा रही है, हमें इस बात का अंदाजा था, फिर भी हमने चलाते रहे। आमिर भाई, ये इदारे महकमे क्यों बनाए जाते अगले हैं? साल ठीक है, मुझे महकमा understand करना जमीन है। के अंदर गैस नहीं भर सकता। आपसे किसने कह दिया ये बात कि जमीन में जो सुई गैस का ज़हीरा खत्म हो रहा है उसमें SNGPL गैस डाल देगी? नहीं हो सकती ना, कुदरती गैस नहीं मिल सकती। तो है। फिर ये प्लान तब करना अभी था आप ना, जब महकमा गाड़ियों बना को के CNG ये दे कहें तो देते। प्लानिंग वो कह रहा था कि भाई टैरिफ बढ़ेगा लेकिन कंज्यूमर को गैस तो मिलेगी। इस मुल्क के अंदर 12-12 घंटे की लोड शेडिंग लोगों ने भुगती है। बिल्कुल। अब उसकी कीमत आज तक हम अदा कर रहे हैं, जो लोड शेडिंग हमारी कम हुई है। अब वो 12 घंटे की लोड शेडिंग, आप बच्चों ने तो अभी जो कल के बच्चे हैं या इसके बेटे हैं या मेरी बेटी है, उनको तो अंदाजा भी नहीं होएगा कि हर घंटे के बाद 2 घंटे की लाइट जाती थी, घंटे की लाइट जाती थी। हमने वो दिन देखे हैं। तो अब उसको खत्म करने के लिए तो आपको टैरिफ देना पड़ा, तो ये भी टैरिफ आपको गैस की लोड मुझे शेडिंग इस और टॉपिक गैस को की वाइंड अप करके एक चीज आखिरी पूछनी है, बात क्योंकि बता दो। पिछले साल मैंने भारी भरकम बिल भी अदा किए हैं। टैरिफ इस तरह का है कि आप थोड़ा सा ऊपर निकलेंगे ना, चूल्हे से ऊपर जाएंगे, गीजर की तरफ जाएंगे या हीटर की तरफ जाएंगे, तो फिर आपका टैरिफ जाएगा, फिर थाउजेंड्स में चला जाएगा। अच्छा, सैकड़ों से निकल के हजारों में यानी इस चला दफा भी जाएगा। हजारों रुपए बिल और आएंगे। अगली दफा जो अभी गई हुई है समरी, ये अभी सर्दियों में नहीं होगी अप्रूव, 2 महीने इंतजार होगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली हो जाएगी ना। गवर्नमेंट पे नहीं आएगा कि आपने नहीं की, वो तो एज पर लॉ हो जाएगी। और फिर जुलाई 24 से वो आपसे एक साथ की सूरत में फिर पैसे लेने शुरू कर देंगे कि ये जो टैरिफ था ये जुलाई 24 से इंप्लीमेंट हो रहा है। ये नहीं बात नहीं, एक मैं सवाल इससे ये करना भी है, क्या स्लैब सिस्टम खत्म करने लगे हैं? नहीं, अभी नहीं करने गैस लगे, का लेकिन टैरिफ सिंगल टैरिफ करने लगे हैं। हाँ वो, लेकिन भाई साहब वो बहुत डेंजरस हो जाएगा। हाँ, वो तो बहुत तो डेंजरस फिर इतना भारी भरकम बिल आ जाएगा। ये थोड़ा सा उसमें मार्जिन अभी है, अगर नहीं। अच्छा, अब मैं SNGPL की एक और बात करूँ। SNGPL ने अपनी नेटवर्किंग इस वक्त बड़ी अच्छी कर ली हुई है। पहले हमको लाहौर शहर में 2 जगह से SMS थे हमारे सेल्स मीटर स्टेशन, जिस तरह ग्रिड होता है लेस्को का, इसी तरह इनके, एक शदरा में था और एक मोलनवाल में था। इस वक्त हमारे पास एक बरकी में है और एक डियाल गांव में भी बन गया। इस SMS का फायदा इस तरह कि गैस हमारे पास आएगी तो ये आपको प्रेशर के साथ दोनों शहरों में, शहर के दोनों अतराफ में जब भेजेंगे तो पंपिंग आएगी तो ये हो जाएगा। जो मोलनवाल से गैस चल के आपको सब्जादार आ रही थी तो वो डिवाइड हो रही थी इस साइड पे भी। जी, ठीक है। अब इस साइड वाली DHA, कैंट, हरबंसपुरा, ये वाली बरकी पे चले गए। हरबंसपुरा तो ऑनवर्ड जो एरिया है वो डियाल पे चला गया, नहर से उस साइड पे शादरा पे चले गए और ये इधर ठोकर और अतराफ तक रह गए। नेटवर्किंग अच्छी हो गई है, लेकिन उस नेटवर्किंग में जिस चीज़ ने फ्लो करना है वो हमारे पास मुयस्सर होगी तो ऑटोमेटिकली सिस्टम तो चलेगा, फिर ही होगा, अदरवाइज नहीं। फिलहाल अभी तक की जो गुफ्तगू है उससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप गैस का इस्तेमाल जितना मर्जी करना चाहें आप तब भी कर सकेंगे जब गैस के आने की टाइमिंग है। और जो लोग कंप्रेसर इस्तेमाल कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ जो चीज़ें जितना मिनिमम इस्तेमाल कर सकते हैं करें। बाकी ऑप्शन आपके पास यही है, जब नहीं आ रही तो फिर लोगों ने तो सिलेंडर का इस्तेमाल ही करना है, लोग कर भी रहे हैं। यहाँ से अभी कोई ऐसी खबर नहीं मिली कि ये मसला हल होने वाला है। ये मसला आने वाले दिनों में मजीद खराब भी होगा, महंगी भी हो जाएगी, ये भी बताएं लोगों को। बिल्कुल, वो तो हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे जी। वेलकम बैक वंस अगेन। शहर में ट्रैफिक हादसात बढ़ते चले जा रहे हैं। शाम 7 बजे ना मेरी रूटीन है, मैं घर में वो थोड़ा सा फ्री टाइम भी होता है तो मैं टीवी जब लगाती हूँ तो हमारी स्क्रीन पर शुरू से मैं देख रही हूँ, उस टाइम पे डेटा चल रहा होता है कि रेस्क्यू के आदादोशुमार के मुताबिक आज शहर में इतने ट्रैफिक हादसात हुए, इतने बाइक वाले शामिल थे, इतने गाड़ी वाले शामिल थे, इतनों ने ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफ वर्जी की तो ये हादसा हुआ। अब ये हादसात बढ़ते चले जा रहे हैं। अब इसमें मल्टीपल रीज़न है, किसी एक को आप वजह नहीं कह सकते हैं। बाइक वाले जो कर रहे हैं वो भी हम सब देख रहे हैं और गाड़ी जो चला रहे हैं उनको भी आप देख रहे हैं। ड्राइविंग लाइसेंस पे जितना काम हुआ वो भी, अब जिम्मेदार कौन है मुझे सिर्फ ये जानना है। आमिर रजा खान साहब, देखिए जिम्मेदारी की बात अगर आप करेंगी तो मैं ये कहूँगा कि हमारी हुकूमत है, लाइसेंस नहीं देने चाहिए। हम लाइसेंस टू किल दे रहे हैं सबको। जो लाइसेंस की हम कहते हैं ना जी धराधर लाइसेंस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं होती, आप हर चीज क्यों हुकूमत को नहीं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए नहीं है कि एक बच्चा जिसको सिर्फ गाड़ी सीधी चलानी आती है उसको हम ट्रैफिक पुलिस वाले के पास लेके जाते हैं, वो एक कोने लगाता है और कौन से वो कहता है बेटा यहाँ से यू टर्न ले लो। ये मैं आपको वो बता रहा हूँ जो लोग लाइसेंस हासिल करते हैं, यहाँ से यू टर्न करो, यहाँ से वापस आ जाओ। अच्छा वो गया, उसने यू टर्न मारा, यू टर्न से रिवर्स में मार दिया, उसी जहाँ हैंडल है उसको रख के उसको खुद ही बताते हैं, उसको कहते हैं जी पास, उसकी एक वीडियो बनती है।
कहीं से उसने ट्रेनिंग ली है, उसको पता है कि सिग्नल फ्री रोड को कैसे इस्तेमाल करना है, सिग्नल अगर ना चल रहा हो तो उसने क्या करना है, उसने दाएं बाएं देखना है, ब्रेक डिस्टेंस क्या होता है उसको पता है। यहाँ किसी को कुछ पता नहीं है, और मैं तो कहने लगा सी कख पता नहीं। रोड सेंस भी कोई चीज है। देखें रोड से असल चीज़ वही थी कि जो उसको बताई जाती, ये सीधी गाड़ी चला के यू टर्न कर्व लेने वाली जो आपको नहीं ड्राइविंग लगता सेंस हमारे है, सब्जेक्ट का हिस्सा होनी चाहिए? जब तक हम सारे ये ड्राइविंग स्कूल्स बंद करके हुकूमती सतह पर कोई स्कूल्स नहीं सिविल बनाते और ट्रैफिक पुलिस के उनका हैं अपने सर्टिफिकेट हैं लेकिन लोग जाते नहीं, सर्टिफिकेशन नहीं करेंगे जैसे दुनिया भर में होता है। प्रॉपर सर्टिफिकेट। मैं इंग्लैंड में था, वो कहते हैं जी यहाँ पे नेशनैलिटी लेनी आसान है, लाइसेंस लेना मुश्किल है। ऐसे ही है। और लाइसेंस की वायलेशन पे 12 पॉइंट होते हैं, अगर वो 12 पॉइंट मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद आप जिंदगी भर गाड़ी नहीं चला सकते, सिर्फ वायलेशन पे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको ना वो वायलेशन पे वो टिक करते हैं, ना आपको इशारों का, अव्वल तो अल्लाह माफ़ी यहाँ पे है ही नहीं। कहीं इशारे चल भी रहे हो तो लोग उसकी सेंस नहीं है, और जो चल रहे हैं वो आधे से ज़्यादा ख़राब है इस वक्त लाहौर। अब तो मैनुअल कर दी है, जो चल भी रहे हैं ना उनको उसको पी वो कार्ड में मैनुअल कह कर दिया देते मैनुअल कर दे। हैं, पुलिस वाला खड़ा हो जाता है, उसको मैनुअल उसको इस्तेमाल कर रहा होता है, उसको बेचारे को ये भी नहीं पता, उसकी भी ट्रेनिंग नहीं है अच्छा, कि इसको मैनुअल आपने नहीं इस्तेमाल करना, आपने लोगों को वायलेशन पे रोकना और पकड़ना है। तो उनको आपकी एकामात तवज्जो मिलते सिर्फ हैं वो आमिर है, भाई कि आपकी आपने तवज्जो इस टाइम सिर्फ, देखिए मैं बताऊँ, यहाँ पे किसी को ब्रेक डिस्टेंस का नहीं पता। सुबह मेरे साथ वाकया पेश आया, मेरे सामने एकदम से वन वे काटी रिक्शे ने, अब मैंने तो ब्रेक मारनी, पिछली गाड़ी वाले ने मुझसे ज़्यादा एफिशिएंसी दिखाई, बेचारे के पास बिल्कुल डिस्टेंस नहीं था, मेरी गाड़ी लगी नहीं, लेकिन ब्रेक मारी, उसकी गाड़ी का वो, मेरा ख्याल है कि उसकी इंजर पिंजर उसका हिल गया। यानी इस तरह के हादसा भी हो सकते हैं। माजरत आमिर भाई, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, हम ब्रेक के बाद आते हैं जी। एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। बढ़ते हुए ट्रैफिक मसाइल का हम जिक्र कर रहे हैं, बेहंगम ट्रैफिक भी है। अगर आप ये कहना कि ट्रैफिक मसाइल क्यों बढ़े, एक बड़ी वजह ये भी है कि आपको हर गुजरते दिन के साथ रोड पे ना, बीइंग ड्राइवर में ये चीज़ें ऑब्जर्व करती हूँ, बाइक्स की तादाद बढ़ती जा रही है, गाड़ियों की तादाद बढ़ती जा रही है। अगेन आमिर भाई वाली बात आ गई कि लोगों को रोड यूज़ करने की सेंस ही नहीं है, तो फिर क्या होगा, हादसा भी बढ़ेंगे। ऐसे में जो रास्ते निकाले गए कि आपने ट्रैफिक के फ्लो को कंट्रोल रखना है, सिग्नल फ्री रोड्स किए गए, अच्छा ये भी एक इकदाम उठाया गया, लेकिन बावजूद इसके वो समरात नहीं मिल रहे। अग्री करते हैं शायद चित्रा साहब? सबसे पहली बात तो ये है कि जो आ रहा है ना, ऑन व्हील है, जो बंदा आ गया है, जिसने गाड़ी चला रहा है, मोटर बाइक चला रहा है, वायलेशन कहाँ पे हो रही है? हम लोग हमेशा हेलमेट को वायलेशन कह रहे हैं, हम लोग रॉन्ग पार्किंग को, अगेंस्ट द रॉन्ग वे आ रहा है, हम उसको यू टर्न गलत ले रहा, हम उसको, हालांकि एक्सीडेंट्स की सबसे बड़ी वजह जो वायलेशन है वो लाइन और लेन की है। आप मुझे बता दें कि हमारे यहाँ कहाँ पे अमल दरामद उस पर होता है? अगर किसी को पता भी है तो आज तक उस पर कभी अमल दरामद हुआ है? मोटर बाइक्स और गाड़ियाँ क्यों टकराती हैं? क्योंकि मोटर बाइक्स ने या तीसरी लेन में आना है या उसकी तो लोवेस्ट लेन। आपकी पिछली जो सिटियों गुजरी हैं, उन्होंने कितनी कोशिश की, मार रोड, जे रोड पे कौन लगा, वार्डन को खड़ा कर, उनके हाथ में वो पकड़ा के बैनर, और के मोटर बाइक वाले इंतहाई लेफ्ट लेन में चले, नहीं चले, चलना ही नहीं उन्होंने। अगर आज हम लोग इन वो करें उस पर भी चलान, आज लाइन लेंथ पे आके, लाइन और लेन पे आके चलान करना शुरू कर देना, तो मेरे ख्याल में लोग उसी पे हो जाएंगे। और आपकी सिर्फ मोटर बाइक फिर नहीं पकड़ी जाएगी, आपकी फिर गाड़ियां भी पकड़ी जाएंगी, आपकी जो बाकी जो ट्रैफिक है वहां से लोग भी पकड़े जाएंगे। देखें, नज़म को क्यों कहा गया कि ट्रैफिक का नज़म को देख ले और कौम का पता चल जाएगा कैसी। उस नज़म को आप ट्रैफिक सड़कों पे गाड़ियों पे चलते क्यों कहते हैं कि जब्त आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या चल रहा है? वजह भी यही है कि आपके शाहराहों पे चलने वाले लोग जहन क्या रखते हैं, किस तरह चला रहे हैं गाड़ी, ये सारी तो जल्दबाजी, हादसा और बस आगे निकलने की दौड़ी नजर आती है। अब आपने कहा कि सिग्नल फ्री, आखिरी बात अगर भाई साहब इजाजत दें तो सिग्नल फ्री की बात कर रहे हैं। आपने निगरान सेटअप में देखा कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाए गए और वो सिग्नल फ्री के लिए यही बनाए गए, कहीं पे अंडरपास, कहीं पे ओवरहेड, और एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट था, आपको बड़ा फायदा होना था, लाखों लोगों को फायदा होना था, मुझे बड़ा फायदा होना था, हाई साहब का तो मुझे नहीं पता, क्योंकि हम लोग जिन लोगों ने बाहर जाना होता है, मंथली 2 महीने बाद जाना होता है, कि आप क्रीम ब्लॉक के इशारे को सिग्नल फ्री करके आगे खाड़क नाला जहाँ ख़त्म हो रहा है, ग्रिड है, उसके साथ आप मोटरवे के साथ उसको लिंक करने जा रहे थे। निगरान सेटअप में ये प्रोजेक्ट था
मुझे बताएं कि एक अभी भी तीसरा है, रास्ता, अमल नहीं हो रहा, उस पे काम नहीं एक कर रहे। तीसरा रास्ता था आपके मोटरवे के लिए, आप ठोकर और इसको तो कंसीडर करते हैं बाबू बाबू साहब के साहब अलावा, को। हाँ। जी। एक तीसरा रास्ता आपको मिड में मिल रहा था, जो ठोकर वाले उधर रह जाते वो इधर ना आते, तो बाबू कितनी साहब आपकी वाले उधर ट्रैफिक रह अच्छे जाते, तरीके से मैनेज हो जानी मैनेज हो जानी थी। हमारे यहाँ ये है कि हम लोग हर प्रोजेक्ट को सियासत की नज़र कर देते हैं। सियासत में बुग्ज नहीं होना चाहिए, तख्ती की लड़ाई नहीं होनी चाहिए। अवामी फलाह के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें अगर आप बुग्ज को शामिल कर लेंगे तो फिर कोई भी प्रोजेक्ट, पैसा तो हमारा आप लगना है ना। रिक्वेस्ट कर दे सीएम साहिबा से, अक्सर आप नहीं, जिक्र मेरी कर- रिक्वेस्ट कितने मान इन्होंने क्या रिक्वेस्ट करनी, ये तो उसकी फोटो की तारीफ कर सकते हैं और इसके अलावा इन्होंने क्या करना मैं है। फोटो दी नहीं, कल सीएम दी भी तारीफ कर रहा हाँ, तो अच्छा ये भी करते हैं बाकी। लेकिन मसला ये है कि आपका कलमा चौक बरकत मार्केट वाला अंडरपास जो डबल लेयर अंडरपास था वो बन जाता तो मुझे बताएं आपके कितने शहरियों को सहूलत होती। इवन इनके चचा को भी सहूलत हो जाती जो माल्टोन में रहायश पजीर है, उनका शहबाज शरीफ वजीर आजम साहब, वजीर आजम सहूलत होती, कितने लोगों को सहूलत होनी थी। गड़ी शो का अंडरपास जो बन जाता तो वहाँ से गुजरने वाली ट्रैफिक आपको पता है और ये कितना सब flow है। निगरान सेटअप में प्लान ये सारा निगरान सेटअप में प्लानिंग था। फिर वाल्टन रोड आपने मुकम्मल नहीं होने दिया, मुल्तान रोड कॉरिडोर आज है, बंद तक रोड वाला। आपने नहीं बनाया, जी ऐसे ही गिला है हमें। और वहाँ पे सिप्रा साहब 3 इशारे हैं जो कि आप 1 मिनट में सिग्नल फ्री कर सकते हैं, यानी उसके लिए आपको कोई कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं नहीं करना, चाहिए, कुछ नहीं करना। लेकिन आप उनको सिग्नल फ्री नहीं कर रहे। उस पर आपने सिग्नल पे रश लगवा देते हैं। आप सुबह के और शाम के औकात में, दफ्तर की छुट्टी के औकात में और स्कूल जाने के औकात में मुल्तान रोड से गुजरना मुश्किल है, और उस पर खड्डे हैं, उस पर बाकी चीज़ें हैं। हम ट्रैफिक की तो बात करते हैं, हम ये बात क्यों नहीं करते कि गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर रही। इसने सही कहा कि अगर सिग्नल फ्री रोड भी हो जाए और सिग्नल फ्री रोड बन जाए तो कितनी पेट्रोल की बचत होगी। मुझे पता, आपको इस बात का एनवायरनमेंट अंदाजा आपका नहीं। बेहतर होगा, एनवायरनमेंट बेहतर होएगा। आप चाइना से जाके टेक्नोलॉजी देख रहे हो, अपने घर देख लो यार पहले, बाद में चाइना देख लेना, फ्रांस देख लेना, इंग्लैंड देख लेना। पहले ये तो देखें कि आपके यहाँ ट्रैफिक ब्लॉक कहाँ कहाँ पर होती है, और उसको आप कैसे सिग्नल फ्री बना सकते हैं। उसको सिग्नल फ्री कर दें। मैं आपको शर्त लगाता हूँ कि अगर 5 साल 6 साल में आपका ये एनवायरनमेंट वाला मसला जो है ख़त्म तो नहीं होगा, खैर कम ज़रूर हो जाएगा। इतनी जल्दी नहीं हो सकता। चिंगची के बारे में कोई कमेंट होगा, क्योंकि मुझे बार बार आयशा का चिंगची जो है वो तो किसी कानून में आती नहीं है जी, वो बंद कर दें। इनकी नज़र में है ही नहीं, वो सिर्फ अवाम की नज़र में है, उस पर कोई कानून लागू नहीं है। उसका बंद उसका हो ड्राइविंग जाना चाहे चाहिए वो ना। 6 साल का ही होए, बंद हो चला ले, जाना चाहिए। जो चला ले, क्यों 6 बंद साल का होना हो जाए। चाहिए? कह रहे हैं किसी कानून में ਉਹਦੀਆਂ ਚਿੰਗਚੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾ नहीं, ਦਿਓ। मेरी बात कारोबार मुझे नहीं करा पता, रहा, I'm खत्म करा sorry। रहे। मेरी नहीं, क्यों बंद कर दी, मैं बंद क्यों होनी बंद चाहिए और कर- उसकी जगह पब्लिक एक ट्रांसपोर्ट आनी बात चाहिए। एक बात वही, आप आ गए ना उस तरफ। नहीं, आना मेरी- चाहिए, मेरी इस चिंची पर आना बंद कर चाहिए। दें, मेरी चिंची अगर है भी सही, अवल तो है नहीं, चिंची है- ना बंद करें। खैर है ना, आप- ड्राइवर कितना खतरनाक है आपको पता है? एक तो सुनते नहीं, पता नहीं किस जमान नाल ताल्लुक है ਤੁਹਾਡਾ, बात तो सुन लिया करें। नया इल्जाम ना लगाएं। बस ये नया इल्जाम लग गया। मैंने कहा किस जमात, मैंने ये नहीं, कोई ना, कोई ना, बात ना, नहीं ना, की, मैंने की बात यह है कि आप चिंची को बंद कर दें, 100 बिस्मिल्लाह कर दें, उसका मुतबादिल तो देना। आपका गड़ी शाह से लेकर वागा तक आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, बिल्कुल। आपके रेलवे स्टेशन से लेकर गड़ी शाह तक पब्लिक इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट बसों नहीं की है। खुशखबरी सुना ठहरे तो ना, दी है। अब ठहरे ना, पूरे देख लेना। फिरोजपुर रोड पे कौन सी आपकी सिवाय स्पीडो की कौन सी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है? एक वक्त था, हाजी साहब भी देखेंगे, यहाँ पे प्राइवेट जो लोगों की कंपनीज थी, न्यू खान था और भी थी, हाईएसिस थी, रूट्स थे, नंबर थे, प्रॉपर एक इंतजाम था ना, चलती थी हर चीज। आज आप हर चीज को बंद करने से पहले उसका मुतबादिल भी तो देना है ना। आप कहेंगे नहीं ऑरेंज लाइन हम चला रहे हैं, और ऑरेंज लाइन के स्टाफ तो स्टाफ लोग किस तरह जाएंगे? थोड़ा सा इंतजार करें। इलेक्ट्रिक बसों का हमें भी कहा गया है, दिसंबर का एंड कहा गया था, जनवरी का स्टार्ट, तो थोड़ा सा और इंतजार कर लें। बाकी हालात बेहतर किस तरह से हो गए, सबको मिलकर अपना रोल प्ले करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ब्रेक और हेडलाइंस फिर आएंगे शो में, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के हिस्से में जी हम बात करने वाले हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने दूसरे ममालिक में सफ़र करना होता है। कुछ प्लान उनसे डिस्कस करेंगे कि आया अगर उन्होंने किसी जगह जाने का कोई प्लान बना रहे हैं तो ये चीज़ें डिस्कस करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम बिल्कुल टाइम पे डिसाइड करते हैं कि हम अपना पासपोर्ट कब बनवा रहे हैं और हमने टिकट कब करानी है, जिससे समटाइम ये होता है कि बहुत सारे मसाइल हो जाते हैं। तो क्या मसाइल हो सकते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। अगर आप दुबई जाना चाह रहे हैं, बैरून मुल्क जाना चाह रहे हैं, तो आपको किस तरह से कब कब प्लान करना है और किस तरह से आप अपनी तैयारी करेंगे, आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। नवीद मलिक साहब, हेड ऑफ ट्रेवल 92 हमारे साथ मौजूद है, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नवीद साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले पासपोर्ट से रिलेटेड कुछ इश्यूज जो चल रहे थे उस पर मैं आपसे
जानना चाहूंगी वजूहात क्या थी, और लेट्स सपोज अगर मैंने पासपोर्ट अपना बनाना है, मुझे कितनी देर पहले तैयारी करनी है, किस तरह से प्लानिंग करनी है? अच्छा, पासपोर्ट का जो मामला शुरू हुआ था ये 7 से 8 माह पहले स्टार्ट हुआ था। इसमें जो लोग अप्लाई कर रहे थे उन्हें टाइम तो 15 डेज़ या 30 डेज़ का दिया जाता था नॉर्मल, और जो अर्जेंट पासपोर्ट का टाइम होता है उसके हिसाब से, मगर 5 से 6 माह लग रहे थे लोगों को पासपोर्ट लेने के लिए। अच्छा, हुआ ये कि फिर इसके बाद से जिन लोगों ने प्लान किया था उम्रा का या कुछ मिक्स और भी ऑल ओवर द वर्ल्ड जाने का, उनके तमाम प्लान ख़राब हो गए क्योंकि पासपोर्ट आना बंद हो गए थे। अच्छा, हमारे पास जो कैपेसिटी थी पासपोर्ट प्रिंट करने की वो थी डेली 15 से 16,000 की, जबकि ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने अप्लाई हो रहे थे वो 20 से 22,000 की रेशो थी अप्लाई होने की, जिसकी वजह से वो डेली 7-8 हज़ार का जो बैकलॉग था वो बढ़ता काफ़ी ज़्यादा हो गया था। आज सुबह मैं अभी सुन रहा था कि फ़कीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने इस्लामाबाद में एक नए ऑफिस का इफ्तिताह भी किया है, स्टेट ऑफ द आर्ट ऑफिस उन्होंने वहाँ पे बनाया है इसके पासपोर्ट के लिए, और आज बताया गया है कि आज बैकलॉग ख़त्म हो गया है क्योंकि प्रिंटिंग की जो कैपेसिटी है वो डबल हो गई है, इसकी वजह ख़त्म हो गई है। दूसरा, अब आपने अगर प्लान करना है अपना पासपोर्ट बनाने का, तो देखें एक तो सहूलत ये की है कि 24 आवर ऑफिस कर दिया उन्होंने, लाहौर में भी और काफ़ी जगहों पे, इस्लामाबाद में भी। जो पहले टाइम था आपका 9 to 5 था, यानी आप रात में भी, आप जब अब आप रात में भी जब भी जाएं आप अपना ऑफ टाइम में जाएं, और 24 आवर 24/7 आइए। ठीक है। तो लिहाजा अब आपको इसलिए एक तो रश खत्म हो गया पासपोर्ट ऑफिस में इस इकदाम के बाद। दूसरा, इसके अलावा अगर आपने बनवाना है तो आप नॉर्मल बनवाएंगे तो आपको 30 डेज़ में ही मिलेगा, अर्जेंट में आपको 2 वीक्स होते हैं, और जो फास्ट ट्रैक है वो आपको 4 से 5 डेज़ में मिल जाता है। ठीक हो गया। तो उसके हिसाब से आप अपना प्लान करें कि आपको कितने दिन में पासपोर्ट अपना चाहिए, मगर हर कंट्री के लिए आपका 6 मंथ का पासपोर्ट वैलिड होना ज़रूरी होता है ट्रैवल करने के लिए, यानी 6 मंथ होने चाहिए मिनिमम आपके पास उसकी वीज़ा अप्लाई करने के लिए या उसके लिए ट्रैवल करने के लिए 6 मंथ यानी कि आपका एक्सपायर होने में अगर पासपोर्ट 2 महीने रह गए हैं तो फिर आपका वीजा कहीं आप विदिन 1 ईयर अपना पासपोर्ट रिन्यू करवा सकते हैं। जब आपके पासपोर्ट की एक्सपायरी 1 ईयर में आ जाती है तो आप अपना पासपोर्ट रिन्यू करवा सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, हर एज ग्रुप के लिए, अच्छा रिन्यू भी अगर करा रहे हैं उसके लिए भी आपको इसी प्रोसीजर को फॉलो करना है? बिल्कुल इजी प्रोसीजर है। अब तो ये आपको मैक्सिमम जो है कि वो रिन्यूअल के लिए अपनी फीस जमा करवानी है वो आप ऑनलाइन ऐप के जरिए भी करवा सकते हैं। पहले था कि नेशनल बैंक में आपने जाना है और वो जाके अपने लंबी लाइंस हैं, वो प्रोसेस बिल्कुल इजी कर दिया है। ठीक हो गया। अच्छा नवीद साहब, ऑप्शन होती है आप 5 साल का बनवाना चाहें, 10 साल का, तो आसानी वाकई है कि अगर आप 10 साल का बनवा लें, 10 साल का बनवाना चाहें तो वो बहुत बेहतर है। फीस ज़्यादा है मगर आपको बार बार हैसल से आप बच जाते हैं। मगर जो बच्चे होते हैं वो अंडर 15 ईयर्स जो होते हैं उनका बनता ही 5 साल का है। ठीक है, क्योंकि वो ऑब्वियसली चेंजिंग आ जाती है। हाँ जी, फेस चेंजिंग आती है तो इससे उनका 5 साल का ही बनता है, अदरवाइज आप 10 ईयर्स का ही रिकमेंडेड है वो। चलें जी, ये आसानी के लिए होता है। बाकी अगर आपने जहाँ कहीं पे भी प्लान करना है तो आपने पहले ये सब चीज़ें देखनी है। अच्छा, क्या ओवरसीज़ के लिए भी कोई इंस्ट्रक्शन है? जो बाहर बैठे हैं अपना पासपोर्ट रिन्यू कराना चाहते हैं, समटाइम उन्हें भी प्रॉब्लम हो जाती है। इन्हें बड़ी प्रॉब्लम थी पहले, अभी उनके लिए भी बड़ा स्मूथ ट्रांजैक्शंस हो गई हैं। सेम सिचुएशन वही थी कि वो वहाँ से अप्लाई करते थे पाकिस्तानी एम्बेसी में जाके अपना पासपोर्ट, मगर पाकिस्तान से प्रिंट होके जाता है ना पासपोर्ट जी अल्टीमेटली, तो वो उनको बड़ी प्रॉब्लम थी कि पहुंचते पहुंचते टाइम लगता था। अब उनका जो टाइम है उसी में पासपोर्ट उनको मिलना शुरू हो जाएंगे अब से, क्योंकि आज चेक किया गया तो तकरीबन तमाम बैकलॉग खत्म हो गया है, वो ट्रांजैक्शन स्मूथ हो गई है आपकी प्रिंटिंग। चलें जी, ये तो वो लोग जो कि परेशान थे उनका मामला जो है वो अब हल हो गया है। लेकिन अगेन जिन लोगों ने भी पासपोर्ट बनानी है, बिल्कुल हम लोग आदी है ना कि जब कोई सर पे काम आए हमने तब करना है, तो प्लीज़ ये चीज़ें वो होती हैं जो आपको पहले से प्लान करके रखनी चाहिए। जहाँ हम बाकी चीज़ों के लिए टाइम निकालते हैं किसी भी परेशानी से बचने के लिए, इसको भी आपने जो है वो लाजमी देखना है। अच्छा जी, PIA ने बैन हटा लिया यूरोप से, क्या वजूहात थी और आप ये ईजी कैसे? ये बहुत लॉन्ग अवेटेड था, एक न्यूज़ जो थी ना हमारे लिए, 4.5 साल के बाद एक लंबा PIA को यूरोपीय यूनियन ने बहाल किया है यूरोप आने के लिए। और इसके बाद ऑब्वियसली अब आपको वो UK भी आप जाएंगे, आपके लिए USA के लिए भी वो ओपन करेंगे। कनाडा सिर्फ हम जाते थे पहले यहाँ से, अदरवाइज बाकी तो मिडल ईस्ट गल्फ में तो हमारे थी सही सारी। मगर ये इतनी बड़ी न्यूज़ है ये, क्योंकि 4.5 साल से इस पर बैन लगा हुआ था। ऑब्वियसली हमारा नेशनल कैरियर है, इसमें जो फैसिलिटी है वो यूरोपीय यूनियन ने तो चलो हमें कर दिया, जो वहाँ पे कम्युनिटी रहती है हमारी इतनी बेतहाशा, वहाँ पे लाखों लोग रहते हैं। डायरेक्ट फ्लाइट है 8.5 घंटे की इस्लामाबाद से अच्छा जाने के लिए। पेरिस की भी फिलहाल 2 फ्लाइट्स बहाल की हैं उन्होंने फ्राइडे और संडे में। 10 जनवरी से फ्लाइट्स का ऑपरेशन ये इंशाल्लाह ऑपरेशनल हो जाएगा।
तो दूसरी बात है टिकट की कॉस्ट बड़ी कम होती है इनकी, क्योंकि पीआईए की है, बाकी पीआईए की टिकट डायरेक्ट फ्लाइट है। फिर जो फैमिलीज होती हैं वो प्रेफर करती हैं डायरेक्ट फ्लाइट के लिए, जिनके ये साथ 8.5 बच्चे घंटे हों। में पहुंच जाना आपने, अदरवाइज आप किसी भी वाया फ्लाइट से जाएंगे टिकट्स भी महंगी आपको मिल रही है उन एयरलाइंस की, और आपका टाइम भी जो 14 से 15 आवर्स कंज्यूम होता है उसमें। सो ये बहुत ज़बरदस्त इकदाम है। अच्छा, इसके आने से ये होता है कि कंपटीशन भी बढ़ जाता है। जो 4 लाख की टिकट है यूरोप जाने के लिए, इसकी अगर 2 या 2.5 लाख की है तो वो भी ऑटोमेटिकली अपने फेयर्स को कम करते हैं। ठीक। तो ये बड़ी सहूलत है, ये बड़ी खुशखबरी है एक। अच्छा नवीद साहब, यहाँ पर भी आप अगर जा रहे हैं तो अगर आप थोड़ी देर पहले प्लानिंग कर लेंगे, टिकट्स के रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें यही होता है कि आप जितना अर्ली टिकट परचेज कर लेते हैं आपको बहुत डिस्काउंट मिलता है। जो टिकट आपको 2 लाख की मिलेगी अर्ली लेने में एटलीस्ट 1 मंथ और 30-40-50 डेज पहले, वो आपको बिल्कुल क्लोज जाके वही टिकट आपको 3-3.5 लाख की मिलेगी। अच्छा। क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व सिस्टम होता है, फ्लाइट फुल हो रही है, आपका फेयर बढ़ता जा रहा है, ऑनलाइन फेयर्स हैं। सो जितना अर्ली आप प्लान कर लें उतना बेटर है इसके लिए। अच्छा, ये जैसे हम देखते हैं कि दुबई न्यू ईयर के करीब ज़्यादा लोग जाते हैं, क्या यहाँ पर भी फ्लाइट वगैरह का शेड्यूल डिस्टर्ब होता है, या ज़्यादा लोग होने की वजह से आपको मुश्किल से जो है आपका जाना हो जो सकता तो ये दिसंबर हॉलीडेज होती हैं ना, और न्यू ईयर के प्लान होते हैं लोगों के, ये एटलीस्ट लोग जो रेगुलर ट्रैवलर हैं वो 2 से 3 माह पहले कर लेते हैं। ठीक है, उनको पता होता है, वो उन्हें पता होता है हमने दिसंबर में ये हॉलीडेज हैं, फैमिलीज के साथ ट्रैवल करना है, वो अपनी टिकट्स परचेज भी कर लेते हैं, अपने वीज़ा भी प्रोसेस करवा लेते हैं, अपने होटल्स भी बुक कर लेते हैं। तो एमरजेंसी ट्रैवलर्स जो होते हैं उनको टिकट्स बहुत महंगी मिलती है, वीज़ा नहीं सम टाइम मिल रहा होता, एम्बेसीज क्लोज हो जाती हैं। तो इसलिए इनके लिए तो सबसे बेहतर यही होता है कि अर्ली प्लान कर लें, क्योंकि ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जो होता है ना ट्रैवल सीजन होता है, ये बिल्कुल दिसंबर जो होता है जी। इसमें आपको हर तरफ जाने के लिए होटल्स पैक मिलते हैं, दिसंबर और जनवरी फ्लाइट्स जो फुली बुक फ्लाइट्स मिलती हैं आपको। तो इसके लिए तो यही एडवाइस हम हमेशा करते हैं कि आप 2 माह पहले कम से कम प्लान करें और टिकट्स परचेज कर लें, क्योंकि ठीक उस हो वक्त की जो परचेजिंग होगी वो सस्ती होगी। आप दिसंबर में ही करेंगे तो आपको वो तकरीबन डबल रेट पे टिकट मिलती है, अंदाजा कर लें आप। फिर अगर होटल्स आप के रेट भी डबल मिलते हैं। अगर आपने अपने पैसे बचाने हैं तो फिर कम से कम 2-3 महीने पहले प्लानिंग करनी होगी। अच्छा, अगर हम यूरोप वाली साइड पे स्टडी वीज़ा की बात करें तो वो भी उसी तरह से डिस्टर्ब थे? बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे। अभी देखिए स्टडी वीज़ाज फिर भी आपको दुनिया में लग रहे थे, आपके यूरोप में भी, यूके में भी, वो डिपेंड करता है आपकी, आपने ओबियसली वो एक प्रोसेस है उनका, एक आप उसके थ्रू करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू करते हैं, आपने फीस अपनी करवाई है, आप एलिजिबल हैं तो वो आपको करते हैं, वो वीज़ाज हो रहे हैं। अदरवाइज दूसरे वीज़ा डिस्टर्ब होते हैं जो कि आपके विजिट वीज़ा होते हैं, कुछ और बिजनेस वीज़ा हैं, वो डिस्टर्ब होते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम्स में हैं। अब तो हमें दुबई के लिए भी देखिए कितनी मुश्किलात होती हैं। उधर ही आना चाह रही थी, अब दुबई के लिए कब मुश्किलात हल होने जा रही हैं? यहाँ तो विजिट वीज़ा हम बहुत देर से सुन रहे हैं। देखिए ये आपको पता है कि मिक्स इश्यूज़ हैं इसमें इश्यूज़ क्या हैं कि एक तो हमारा कोई पॉलिटिकल इश्यूज़ थे, जो लोग चले जाते हैं वहाँ से, वो कहते हैं जी ये मिस यूज़ करते हैं इसको, अपना सोशल मीडिया को। उसके अलावा यहाँ पे हमारे जो जाते हैं बैगर्स का बड़ा इशू है। जी बिल्कुल, ये इतना बड़ा इशू है कि जाते हैं वहाँ पे 1 मंथ का वीज़ा लेके 2-2, 3-3 माह वो वहाँ पे रहते हैं, मगर वो मांगते हैं वहाँ पे, फिर वापस नहीं आते वो। अभी कल भी मैं सुन रहा था न्यूज़ के अपना वजारत दाखिला ने 4700 पासपोर्ट ब्लॉक किए हैं। अच्छा। 47,700 ब्लॉक किया उन्होंने, जो लोग वहाँ पे गए हैं और वापस नहीं आ रहे, उनके पासपोर्ट ब्लॉक किए हैं उन्होंने। तो इसी वजह से अब हमारे लिए ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो गई हैं। उन लोगों के लिए मुश्किल हो जाती है जिन्होंने अपने काम के सिलसिले में जाना आप होता बिलीव करें कि इतना रेगुलर ट्रैवलर जो है, इतना जेन्युइन ट्रैवलर जो है, जो जाता है अपने बिजनेस के लिए या विजिट के लिए, उसे वीजा नहीं मिल रहा। अच्छा, कुछ अर्सा पहले तक फैमिली वीजाज इशू हो रहे थे, अभी फैमिली वीजाज भी कैंसिल हो गए हैं। अच्छा, यानी अगर आपकी फैमिली वहां पर है और आप उनसे मिलना जा रहे हैं या फैमिली के साथ ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो वो भी नहीं मिल रहे अब आपको वीजाज, वो भी कैंसिल हो रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी इसमें ट्राई कर रही है कि कुछ इसमें बेहतरी आ जाए, मगर अभी तक आई नहीं है बेहतरी। और ये सबसे ज्यादा ट्रैवल करने वाला कंट्री है। क्या रीजन है? क्या वहाँ पर जो लोगों का फुटफॉल है बहुत ज्यादा हो गया? बहुत ज्यादा हो गया। देखिए वहाँ पे जो ओवर स्टे हो रहे हैं, जो वहाँ पे वापस नहीं आ रहे लोग, मांगते हैं और फ्रॉड करते हैं, सोशल मीडिया का जो मिसयूज करते हैं, उसके लिए ये सारे इश्यूज हैं। उस वजह से हमें उन्होंने इस कैटेगरी में अब डाल दिया है कि हमारे वीज़ाज रिफ्यूज़ हो रहे हैं। हमें 100 में से हमारे 95 वीज़ा रिफ्यूज़ होते हैं, 5-7 वीज़ा बस वो लकीली लग रहे हैं। ये रेशो है। ठीक हो गया। यानी अगर किसी के वहाँ पे हस्बैंड बिजनेस कर रहे हैं, वो अपने बीवी बच्चों को बुलाना चाह रहे हैं तो बहुत उनका प्रोसेस जो है मुश्किल उनका भी है, मगर उनके लिए थोड़ी सी आसानी है बनिस्बत जो यहाँ से डायरेक्ट जाना चाह रहे हैं। वो अपना पूरा बिजनेस प्रूफ देते हैं वहाँ पर, एक वो अपना लेटर देते हैं, अपना बैंक स्टेटमेंट देते हैं, अपना बताते हैं सारा,
तो उनके लिए वो वीज़ा इशू कर रहे हैं वहाँ यानी इस दफा कोई न्यू ईयर पे अगर दुबई जाना चाह रहा था तो उसके लिए पॉसिबल नहीं था? उसके लिए बहुत मुश्किल है। हो यानी आप लोगों के तो बड़े प्लान होते हैं खास तौर पे कि दुबई में बड़ा स्पेशल न्यू ईयर का जो होती सेलिब्रेशन होती है, तो इस दफ़ा तो लोग नहीं जा सकेंगे। इन केस अगर जाना हो तो इसके लिए भी यही प्रोसेस कि आपको 2 महीने पहले अगर आप बुकिंग करा लें तो सब चीज़ें सबसे बेहतर तो यही होता है कि आप 1.5 से 2 माह पहले प्लान करें, अपनी टिकट परचेज करें, होटल बुक करें, वीज़ा प्रोसेस करें, तो वो बेहतर है। अदरवाइज जो अब जा रहे हैं, देखिए अब तो जाने वालों के लिए जो रेट्स हैं वहाँ पे, होटल्स के रेट हैं, जो टिकट्स के रेट हैं वो डबल हैं जी। तो लिहाजा इसके लिए एक तो ये भी मसला है, दूसरा वीज़ा नहीं लग रहा तो कोई जा कैसे सकेगा, ये सबसे बड़ी मुश्किल है। हर कोई ख्वाहिशमंद होता है कि माह रमज़ान में उम्रे की सादत हासिल करें, तो इसके लिए अभी से प्लानिंग क्या करनी शुरू कर दे लोग? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्लानिंग जो होती है उम्रे के लिए भी प्लानिंग हम सेम वही बात है कि आपने जितना अर्ली प्लान कर लिया आपको उतनी सस्ती टिकट्स मिल जाएंगी, आपको उतने सस्ते होटल्स मिल जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन मिल जाएगा। रमज़ान की बस आमद है जी इंशाल्लाह। और उसके बाद हज स्टार्ट हो जाएगा। हज की जो ना वो तो पूरा साल चलती रहती है तैयारी, क्योंकि हज का प्रोसेस लंबा होता है जी। बिल्कुल ऐसे हज के प्रोसेस में आपको पता है पहले वो एप्लीकेशंस आती हैं, फिर आपने वो करना है। ये गवर्नमेंट हज की मैं बात कर रहा हूँ। तो उम्रा जो आने वाला सीज़न उम्रे का, उम्रे के बाद जब हज का सीज़न स्टार्ट हो जाएगा, 20 रमज़ान तक ट्रैवल करते हैं सारे ये उम्रा वाले पैसेंजर्स भी। उसके बाद इन पे भी इस दफ़ा वो कर देंगे जो लास्ट अशरे में जाना चाह रहे होते थे। अच्छा, यानी लास्ट अशरे में आप नहीं जा सकते? आप जा सकते हैं, आप अपना सेकंड अशरे में चले जाएं, ठीक है, एंड पे चले जाएं, आप फिर वो गुजार लेंगे वहाँ। यानी जो ये लोग ख्वाहिशमंद होते हैं कि एंड वाले 10 रोजे वहाँ पे गुजार लेते हैं, आप अपना सेकंड वाला जो आपका अशरा उसमें अगर आप प्लान करेंगे तो आपके एंड वाले 10 रोजे वहाँ पर कर लेंगे। और उसके अलावा हज पे देखें कि हज इस दफ़ा वही सेम रेट या तकरीबन 10,75,000 से 11,75,000 तक उसका सरकारी सरकारी जो हज का रेट है, और उसके लिए प्राइवेट का भी अनाउंस नहीं किया। ठीक है। तो तकरीबन 180 के करीब उन्होंने कोटा दिया था। इस दफ़ा भी इसमें 50% सरकारी हज होता है, 50% प्राइवेट होता है जी। सरकारी हज वाले जो अप्लाई कर चुके हैं, प्राइवेट वाला भी स्टार्ट होने वाला है, वो जनवरी में स्टार्ट हो जाएगा, जो कि मिनिमम 12-13 लाख से स्टार्ट होकर 25-30 लाख तक। या वो कोई कस्टमाइज पैकेज होते हैं, आपने अपनी मर्जी से अपना पैकेज करवाना होता है, डेज के हिसाब से, होटल्स के हिसाब से। तो जितने कम डेज होते हैं क्या उतना ही उतना एक्सपेंसिव होता है। उसकी रीजन क्या है? वो उतना एक्सपेंसिव होता है। उसकी रीजन ये है कि उन्होंने सारे बल्क में चीजें परचेज की होती हैं इतने डेज के लिए। तो आपने तो अपना 5 से 10 दिन का हज किया, तो उसके बाद उनकी चीजें जो उनके होटल्स हैं, उनके जो अकोमोडेशन हैं, वो ट्रांसपोर्ट है, वो उनकी वो हो जाती है। तो वो मगर करते इसीलिए बल्क में एक पैकेज अलहदा होता है, जो कस्टमाइज करवाते हैं, जो शॉर्ट डेज के लिए जाते हैं, उनके लिए महंगा होता है वो। नवीद साहब, कुछ रिस्ट्रिक्शन अगर हज के हवाले से हों, जो हज पे जाना चाह रहे हैं उनके लिए साथ साथ ये चीज़ें लाजमो मुलजूम होनी चाहिए, वैक्सीनेशन के लिहाज से हों, या कुछ चीज़ें जो आपको लगता है कि ज़रूरी है? पोलियो कार्ड, वैक्सीनेशन कार्ड तो वो अब उन्होंने होता है आने के लिए। इस दफा उन्होंने 12 साल से कम बच्चा जो है वो अलाउ नहीं किया। 12 ईयर्स से बस पाबंदी लगा दी इस दफा उन्होंने कि आप फैमिली वाले जो ट्रैवल नहीं कर सकेंगे। मेरे ख्याल से ये अच्छी चीज है। अगर आप छोटे बच्चों को लेके जाएंगे, मकसद होता है इबादत करना, वो भी आपका सही तरह से एग्जैक्टली। तो 12 साल से जो बड़े बच्चे होंगे वही ट्रैवल करेंगे इस दफा हज के लिए। और बाकी पॉलिसीज वही हैं रूटीन में जो हम हर दफ़ा ही करते हैं कि अपनी चीज़ों, अपने सामान को आप इतना लिमिटेड ही रखें, क्योंकि आपने बहुत मूव करना है, वहाँ पे बहुत आपकी बात हैं। तो उसके लिए हम यही हमेशा से गुजारिश करते हैं कि अपनी चीज़ों को और एहतियात के साथ रखें, क्योंकि चीज़ें मिसप्लेस हो जाती हैं, वहाँ पे सामान आपका गुम हो जाता है। अक्सर पासपोर्ट वहाँ पे लोगों के गुम हो जाते हैं, तो उनको काफ़ी दुश्वारी का सामना होता है। इन केस अगर किसी का पासपोर्ट गुम हो जाए तो क्या करना है? देखिए, फिर वहाँ पे वजारत हज जो हमारे होते हैं, उनके बंदे होते हैं, हमारे अपना एम्बेसीज के लोग होते हैं, उनसे कॉन्टैक्ट करते हैं, फिर आपको अर्जेंट पासपोर्ट इशू करवाते हैं। और वो एक प्रोसेस है, उसमें भी आपको थोड़ी सी खवारी तो होती है ना। किसी भी परेशानी से बचने के लिए अपनी खास तौर पर जो इस तरह की चीज़ें, उनका खास ख्याल रखें, अपने वॉलेट्स का खास ख्याल रखें, अपने पासपोर्ट का खास ख्याल रखें, और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए अपने सामान पे भी नजर रखें, क्योंकि ऐसे वाक़यात होते हैं रिपोर्ट के आपके सामान इधर उधर हो जाए, लोग उसमें कुछ डाल दें। बिल्कुल होते हैं वहाँ पे, बल्कि पूरी दुनिया में ऐसे वाक़यात अब होते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा रश है वहाँ पे, इतना दुनिया का सबसे बड़ा इज्तिमा है। हज के लिए जा रहे हैं तो कोई चोरी नहीं कर सकता, हज के लिए जा रहे हैं तो कोई आपके बैग में कोई खराब चीज नहीं डाल सकता। मगर अब ऐसा होता है वहाँ पे भी, उम्रा पे भी लोग जाते हैं, अंदर आके लोग हरम पाक में लोग मांग रहे होते हैं और बता रहे होते हैं कि जी हमारे साथ ये हो गया, हमारा ये गुम हो गया, पैसे हमारे कहीं मिसप्लेस हो गए हैं। तो वो ऑब्वियसली झूठ बोल रहे हैं वहाँ पे खड़े होके। सही मैसेज क्या होगा आपका देखने वालों के लिए?
मेरा यही हमेशा की तरह जी कि आप अपनी तैयारी जो हमेशा अर्ली करें, अपनी चीज़ों को डबल वेरीफाई करें, अपनी फ्लाइट चेक करें। स्पेशली आजकल जो फोक के डेज अब स्टार्ट होने वाले हैं, जो कि अभी लेट हो गए हैं, वैसे तो ऑब्वियसली वो दिसंबर में एंड में हो जाते हैं, मगर अभी जब फोक के डेज स्टार्ट हो जाएंगे तो अपनी जो फ्लाइट की टाइमिंग है वो कोशिश करें कि आप दोपहर में रखें, जो कि 11 से लेकर शाम 6 तक का टाइम हम हमेशा एडवाइस करते हैं। मिडनाइट फ्लाइट वाले लोग ख्वार हो जाते हैं, क्योंकि वो जब एयरपोर्ट जा रहे होते हैं या फ्लाइट उस वक्त एंड टाइम पे कैंसिल करते हैं या वो डिले करते हैं, तो वो आपको अल्टीमेटली डे में ही जाना पड़ता है। तो कोशिश करें कि अपनी फ्लाइट को आप इन डेज में एटलीस्ट आप जनवरी के एंड तक आप कोई आफ्टरनून का टाइम चूज करें। सही, तो ये आप लोगों की आसानी के लिए, किसी भी परेशानी से बचने के लिए। थैंक यू सो मच नवीद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हम ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे जी। वेलकम बैक वंस अगेन। सो बहुत सारे नौजवान परेशान और परेशानी है क्योंकि उनके पास करने को कुछ नहीं है। आज कोई इंसान ऐसा नहीं जो ये कहे कि मेरे पास करने को कुछ नहीं है। थोड़ा सा आपने अपनी इंटरेस्ट देखना है कहाँ पर है, अपने इर्द गिर्द वाला इन्वायरमेंट देखना है, उसके बाद आपने बस कुछ कर लेना है। मोबाइल फ़ोन जिसके पास है वो कुछ भी कर सकता है। आप बैठ के अगर ऐसे टिकटॉक देख सकते हैं, ऐसे ही आप बैठ के इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप इसको अपने फ़ायदे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग पे आज हम बात करने वाले, ये है क्या, इससे कितने पैसे आप कमा सकते हैं। जो फ्रीलांसर काम कर रहे हैं, कुछ उनका एक्सपीरियंस आपके साथ हम शेयर करेंगे। रमशा रशीद हैं जी हमारे साथ, जो कि फ्रीलांसर हैं। वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। रमशा, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। कितनी देर हो गई आपको फ्रीलांसिंग में? मुझे कलेक्टिवली तो 4 years हो गए हैं, लेकिन फुल टाइम फ्रीलांसिंग करते हुए मुझे 1 year हुआ है, क्योंकि उससे पहले मैं यूनिवर्सिटी में थी तो मैं पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग कर रही थी। ठीक है। सो यानी अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हैं तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। अब ये भी बहाना नहीं कि मैं तो पढ़ता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। ये फ्रीलांसिंग है क्या? फ्रीलांसिंग इज बेसिकली सेलिंग योर स्किल। ओके। स्किल की कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं है। दिस इज समथिंग दैट यू हैव, यू कैन डू, और आप डिजिटली उसको सेल कर रहे हैं। किसी भी दुनिया के कोने में बैठकर आप किसी भी दुनिया के कोने में सेल कर रहे हैं। कोई भी बंदा फॉरेन में कहीं भी बैठा हुआ है और आप उसको अपनी सर्विस सेल करेंगे और उससे डॉलर्स में पेमेंट लेंगे। और क्योंकि करेंसी का, हमारी PKR करेंसी का और डॉलर्स का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से पाकिस्तानी अवाम को फ्रीलांसिंग में फ़ायदा ही फ़ायदा है। इवन इफ़ दे आर अर्निंग लाइक $300, $350, वो भी PKR में 1 लाख बनता है। तो इस वजह से फ्रीलांसिंग का बेनिफिट थोड़ा ज़्यादा है पाकिस्तानी को, इस लिहाज से। कौन कौन सी सर्विसेज जो हैं फ्रीलांसिंग के ज़ुमरे में आती हैं? अच्छा, फ्रीलांसिंग के ज़ुमरे में सर्विसेज तो एक्सपेंडेड सर्विसेज हैं। जो मेन कोर्स स्किल्स हैं, मेन पॉपुलर जो हैं, जो मेन वीडियो एडिटिंग हो सकती है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो सकती है, कंटेंट राइटिंग हो सकती है। उसके अलावा इवन अगर आप पब्लिक स्पीकिंग में फॉर एग्जांपल अच्छे हैं, यू कैन टीच अदर्स ऑनलाइन के वो कैसे पब्लिक स्पीकिंग में अच्छे हो सकते हैं। उनको आप क्लासेस दे के, उनके ट्रेनिंग सेशंस करके, दिस इज़ ऑल्सो फ्रीलांसिंग, क्योंकि आप अपनी स्किल सेल कर रहे हैं। सो फ्रीलांसिंग में बेसिकली 2 स्किल्स आती हैं। वन इज़ सेलिंग योर स्किल, दिस इज़ ऑल्सो अ स्किल। आपको सेल करना आएगा तो आप सेल करेंगे ना। और सेकंड वन इज़ योर कोर स्किल, कि आपकी कोर स्किल क्या है जिसको आपने सेल करना है। तो इसी तरह मेरी कोर स्किल राइटिंग की है। आई हैव बीन राइटिंग फॉर लाइक 4 years। तो उसको आप राइटिंग, कंटेंट राइटिंग और इस तरह से पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है क्या? आई बिलीव यस। आपके पास अगर डिग्री है, अगर आपके पास कोई नॉलेजेबल हैं आप, दूसरा फिर आपको पढ़ाई कॉन्फिडेंस भी देती है। बिकॉज आई थिंक अगर मैं यूनिवर्सिटी ना जाती तो मैं इतनी कॉन्फिडेंट ना होती, मैं क्लाइंट से बात ना कर सकती, मेरे पास वो कम्युनिकेशन स्किल्स ना होते। तो आई बिलीव दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। आप अपनी डिग्री करें, लेकिन साइड बाय साइड यू शुड लर्न स्किल्स। आप कोर्सेरा, यूडेमी, देयर आर अ लॉट ऑफ ऑनलाइन जो कि प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारे हैं, मैं वैसे नाम ले रही हूँ। तो इनमें से कहीं से भी आप कोई कोर्सेज कर सकते हैं, वहाँ से आप कोर्सेज करके उसको इम्प्लीमेंट करके सेल कर सकते हैं। ठीक है। फ्रीलांसिंग जब आप स्टार्ट करते हैं तो कितने पैसे आप कमा लेते हैं स्टार्ट में? भी अगर बिल्कुल इनिशियल लेवल पे देखें ना आप, तब भी 70-80 हज़ार कमा सकते हैं मंथली। यस। ठीक है। आपको हर रोज़ काम करना है? शुरू में आपको हर रोज़ काम करना होता है, क्योंकि आपको शुरू में आपका वो फ्लो नहीं बना होता, आपके पास फ्लो में क्लाइंट्स नहीं आ रहे होते। आपको उस चीज़ पे भी फोकस करना है कि आपने क्लाइंट्स हंट भी करने हैं, साथ साथ आपने प्रोजेक्ट्स भी करने हैं। लेकिन जब आपका एक फ्लो बन जाता है, आपकी मार्केट में एक पोजिशनिंग हो जाती है, आपके पास फिर फ्लो बन जाता है ऑटोमेटिकली, फिर आपको हंट नहीं करना पड़ता, फिर आपको बस प्रोजेक्ट्स देखने हैं। एंड यू कैन हैव अ टीम। जैसे मैंने अभी मेरे पास 7 लोग हैं जो मेरे साथ काम कर रहे हैं। दे ऑल आर रिमोटली वर्किंग फॉर मी। तो मेरे पास कोई ऑफिस नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस वो रिमोटली सारे के सारे काम करने हैं। एंड दे हैंडल माई वर्क बेसिकली, वो सारे प्रोजेक्ट्स हैंडल करते हैं। एंड आई एम इन द फ्रंट लाइन
मैं क्लाइंट डीलिंग, मीटिंग्स और मैनेजमेंट के काम अब मैं देखती हूँ। तो यू कैन डू दिस एज वेल, थोड़ा सा ग्रो करके आप लोगों को हायर करके उनको पे करें और आप फ्रंट लाइन पे रहें। दिस इज़ द बेस्ट सोल्यूशन। ठीक हो गया है। अच्छा, अब अगर हम सोशल मीडिया की बात करें ना, यहाँ पर फेक अकाउंट्स, आपके साथ धोखा होने के चांसेस बड़े होते हैं, तो ये आपको कैसे पता चलेगा? अच्छा, सोशल फ्रीलांसिंग में ना आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पे आप प्लेटफॉर्म से बहुत कम स्कैम है, क्योंकि वो वेरीफाइड अकाउंट्स होते हैं, स्कैम के चांसेस कम है। देयर इज़ स्कैम डेफिनेटली, क्योंकि हर जगह ही होता है। और इवन मेरे साथ भी हुआ था, मेरे साथ कोई आई थिंक 4 लाख का नुकसान हुआ था, मेरा 4 लाख का स्कैम था, लास्ट ईयर की बात है। तो इस तरह स्कैम आपके साथ हो जाता है अगर होना हो, लेकिन मोस्टली नहीं भी होता। तो वेरीफाइड अकाउंट्स हों, आप देख लें कि क्लाइंट जो है वो वेरीफाइड है, उसके रिव्यूज़ कैसे हैं, यू कैन चेक दैट, क्योंकि पूरी प्रोफाइल होती है क्लाइंट की। तो आप वहाँ से उसको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बंदा किस तरह का है। अच्छा, अब वो लोग जो कि कम पढ़े लिखे हैं, उनके लिए अगर कोई आपको लग रहा हो कि ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, वो इस सब्जेक्ट को लेकर फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, तो वो क्या है, क्या आपका? अच्छा, मुझे ऐसा लगता है जो कम पढ़े लिखे हैं वो स्किल तो फिर भी सीख सकते हैं, कोर स्किल, जैसे वीडियो एडिटिंग हो गई, डिज़ाइनिंग होगी, वो ये सीख सकते हैं। फिर जो कम्युनिकेशन वाला पार्ट होता है ना, वो उसमें अपने साथ किसी को पार्टनर रख लें। लाइक वो पार्टनरशिप करके दो लोग के, यार तुम कम्युनिकेशन स्किल्स में अच्छे हो, मेरी कोर स्किल अच्छी है, तो यू कैन गो हैंड इन हैंड, आप दो लोग मिलके भी काम कर सकते हो। इस तरह से बैलेंस किया जा सकता है। देयर इज़ ऑलवेज अ वे, तो आप दो लोग मिलके कर सकते हैं, अगर आप एक बंदा नहीं कर सकता। सही। आप कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करेंगे तो किस टाइप के प्रोजेक्ट्स होते हैं जिन पे आपको काम करना होता है? अच्छा, मैंने स्टार्ट तो जनरल राइटिंग से किया था। इट यूज्ड टू बी कॉपी राइटिंग एंड कंटेंट राइटिंग। जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वर्डप्रेस के और विक्स के जो ब्लॉग्स हैं, उनकी मैं राइटिंग करती थी, सोशल मीडिया राइटिंग भी करती थी। फिर इसको मैंने नीच डाउन करते 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 अब मैं लिंक्डइन राइटिंग करती हूँ बेसिकली। आई एम अ लिंक्डइन कॉपी राइटर। और जो CEOs हैं, बिजनेस ऑनर्स हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं, जिनके पास टाइम नहीं होता अपने लिंक्डइन ब्रांड को देखने का, आई हैंडल देयर लिंक्डइन ब्रांड्स, उसकी पोजीशनिंग, उसकी मार्केटिंग, वो सारा का सारा काम मैं करती हूँ। सही। तो आपके पास ये ऑप्शंस होती हैं, अगर आप तो घर बैठे ही आप ये काम करती हैं? बिल्कुल, घर बैठे। और एक मज़े की बात ये भी कि मेरे पास लैपटॉप जो है ना, वो मैंने लैपटॉप 2 साल पहले लिया था और 38,000 का लिया था। आई स्टिल यूज़ दैट लैपटॉप। अच्छा। और मैंने उसको अपग्रेड नहीं किया। ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको कोई बड़ी हाई-फाई किस्म के सॉफ्टवेयर चाहिए होंगे, अनलेस और अनटिल आपकी कोई स्किल ऐसी है, जैसे वीडियो एडिटिंग में यू नीड टू यूज सम सॉफ्टवेयर्स जो कि थोड़े हैवी होते हैं, तो उसके लिए आपको लैपटॉप देख के लेना होता है। लेकिन अगर मेरे जैसे स्किल है, तो लाइटिंग की स्किल है, यू डोंट नीड अ वेरी गुड लैपटॉप, यू कैन स्टार्ट विद ऑर्डिनरी। इवन आई स्टार्टेड विद द लैपटॉप जिसकी बैटरी भी ख़राब थी, तो वो मैंने वो बैटरी प्लग के बगैर चलता भी नहीं था, तो मैंने उससे स्टार्ट किया एंड नाउ दैट्स रियली ग्रेट। अगर कोई कंटेंट राइटर बनना चाह रहा है तो क्या करना है उसको, बेसिक्स क्या हैं? कंटेंट राइटिंग के लिए यू नीड टू एक्सप्लोर द मार्केट। आप पढ़ें, फॉरम्स पढ़ें, आप सोशल मीडिया कॉपीज़ देखें किस तरह लिखी हुई हैं। तो इसमें साइकोलॉजी का बहुत रोल है। अब मैं अगर किसी के लिए कॉपी लिख रही हूँ, इफ़ आई एम ट्राइंग टू सेल अ प्रोडक्ट, आई नीड टू बी इन द शू ऑफ द ऑडियंस, कि वो क्या चाहते हैं, उनकी साइकोलॉजी क्या है। तो मैंने उस साइकोलॉजी को यूज़ करके कॉपी लिखनी है। उसमें स्टोरी टेलिंग की आजकल बहुत डिमांड है। स्टोरी टेलिंग के बगैर तो आप चल ही नहीं सकते ना, क्योंकि अटेंशन स्पैन इतना कम है। लोग इंगेजिंग कंटेंट ही सिर्फ सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। सो इट शुड बी वेरी प्रिसाइज एंड इट शुड बी वेरी वेरी इंगेजिंग। चलें जी, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, आपने लोगों को थोड़ा सा गाइड कर दिया। अच्छा जी, अब फ्रीलांसर्स को करना क्या है? मतलब आपने 2-4 महीने बड़े अच्छे पैसे कमा लिए, आप 2-3 महीने फारिग भी रह सकते हैं। अच्छा, इट्स अप टू यू। अगर आप ब्रेक लेना चाहें, यू कैन टेक अ ब्रेक, लेकिन क्योंकि वही आप बात मार्केट से आउट नहीं हो जाते? वही बात है ना, आपकी पोजीशनिंग पे डिपेंड करता है। अब जो मेरी पोजीशनिंग है, फॉर एग्जांपल करंट पोजीशनिंग, आई हैव पीपल हु कैन वर्क फॉर मी। तो मैं अगर ब्रेक पे भी आजकल हूँ, आई एम नॉट वर्किंग, दे आर वर्किंग, दे आर स्टिल वर्किंग। तो वो आपकी ब्रांड पोजीशनिंग पे है, आपकी मैनेजमेंट पे है, आप किस तरह उसको मैनेज करते हैं। अगर आप ऑफलाइन चाहते हैं, यू कैन टेक एन ऑफ। अब वहाँ पे जो प्रोफाइल्स हैं, जैसे मेरी अपवर्क पर प्रोफाइल है, जहाँ पे भी प्रोफाइल होती है किसी की, तो वहाँ पे मैं अनअवेलेबल अपने आप को शो करा सकती हूँ कि मैं इतने सर्टेन टाइम के लिए अवेलेबल नहीं हूँ, देन आई कैन बी ऑनलाइन अगेन। तो देयर आर लॉट ऑफ फीचर्स, आप उनको यूज़ करके मैनेज कर सकते हैं। सही। अगर आप प्रोडक्ट्स, बड़ा आजकल ये भी है ना, आप फेसबुक पे देखें, इंस्टा पे देखें, यूट्यूब पे देखें, लोग प्रोडक्ट्स भी सेल कर रहे होते हैं। सो ये भी एक आसान तरीका है, अच्छा तरीका है? अच्छा तरीका है अगर ऑथेंटिक है और अगर आपकी मार्केटिंग स्किल्स अच्छी हैं। अगर आपकी स्किल्स अच्छी हैं, कुछ लोगों को बड़ी अच्छी वीडियोस बनानी आती हैं, तो दे शुड मेक
बेस्ट यूज़ ऑफ देयर स्किल्स, जिस तरह भी कर सकें। ब्लॉगिंग का दौर है, व्लॉगिंग का दौर है, लेकिन उसको अच्छे तरीके से करें, अपनी स्किल्स का बेस्ट यूज़ करें, दे कैन मेक मनी ऑनलाइन। सही। सो मैसेज क्या होगा देखने वालों के लिए आपका? देखने वालों के लिए मैसेज ये होगा कि अपनी स्किल्स पे फोकस करें, बट नेवर गिव अप ऑन स्टडीज़। आई वुड से ऑलवेज प्रेफर योर स्टडीज़ एंड साइड बाय साइड फोकस ऑन योर स्किल्स टू। आपको स्किल्स बहुत बहुत हेल्प आउट करेंगी, बट आपको ग्रो करने में जो एक्सपोनेंशियली हेल्प करेंगी वो आपकी स्टडीज़ होंगी। नो डाउट, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। थैंक यू सो मच जी, आपके वक्त का बहुत Thank you so शुक्रिया। much। हम ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक। बर्दर लिस्ट की तरफ आएंगे। आज जिन लोगों की सालगिरह है, जीशान भट्टी की सालगिरह है, मिर्ज़ा मोहम्मद एहसन, यूसुफ, मोहम्मद अहमद, उस्मान अली, अलिशबा, अस्मा अब्बास, मलिक अली रज़ा और मिरहा खुरम की सालगिरह है। इसके बाद जी पीर शाहिद चिश्ती, इसके बाद जी अरमान आमिर की सालगिरह है, मुदस्सिर हुसैन की सालगिरह है, मोहम्मद नईम की, और इसके बाद मुकद्दस नईम चौधरी, और इसके बाद जी चैरिस की सालगिरह। आप सब लोगों को सालगिरह की मुबारकबाद, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। और अगर आपकी सालगिरह है संडे और मंडे को तो आप अपनी पिक्चर्स भिजवा दें और प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएं जी। इसके लिए आपको क्या करना है, अपने पिक्चर और अपना नाम, क्योंकि संडे का गैप आ जाता है तो इसलिए हमारे पास क्योंकि ज़्यादा लोग हो जाते हैं, जल्दी आएँ जल्दी पाएँ। इजाज़त दीजिए, मंडे को मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।